हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ नारायणा कोचिंग। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम सचिन सिंह है। अगर आप नहीं जानते तो भी जान लीजिए कि बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी। और आज हमारा जो है बच्चों क्लास 10th के लिए आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। तो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में जो आपका साइंस का पहला चैप्टर है बायोलॉजी में बच्चों, उसका नाम है लाइव प्रोसेस। तो लाइव प्रोसेस वाला टॉपिक शुरू करने से पहले आपको अपने बारे में बता दें कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका बहुत सारा स्वागत है इस माध्यम से। और बच्चों हम इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस का ये हो गया, मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े रहिए और आप बहुत सारा एंजॉय करेंगे। आपका बोर्ड एग्जाम्स हो गया बच्चों, एनटीएससी का पेपर हो गया, केवीपीवाई के एग्जाम्स हो गए, ये जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, इन सबको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। और आपके एकेडमिक्स में आपका बोर्ड एग्जाम्स तो अच्छा हमें कराना ही कराना है, साथ साथ आपके ओलंपियाड्स और एनटीएससी के पेपर को भी आपको देना है और आपको अच्छा परफॉर्मेंस उसमें करना होगा। लेकिन ये कैसे कर पाएंगे? जब आप हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहेंगे और एकदम धैर्य के साथ पढ़ते रहेंगे। तो बच्चों इस प्लेटफॉर्म से आपका बहुत स्वागत है। आज हमारा ये पहला वीडियो है, इसलिए हम आपका 2 मिनट समय लेंगे, इसके बाद हम आपका टॉपिक शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो वीडियो है क्लास 10th का साइंस में हम पढ़ाएंगे आपको बायोलॉजी। और बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, उसका नाम है लाइव प्रोसेस। तो आज का हमारा जो पहला चैप्टर है लाइव प्रोसेस। तो बच्चों आपको याद दिला दें कि सभी जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं या जितने भी जनरल साइंस को देखने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं इस प्लेटफॉर्म से, वो सभी लोग देख सकते हैं। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि लाइव प्रोसेस बेसिकली ये डिपेंडेंट है आपके क्लास 9th का पहला चैप्टर जो था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो सेल वाले चैप्टर से ये रिलेटेड है बेटा। इसलिए आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास 9 में अच्छे से पढ़े हैं, समझे, तो कोई बात नहीं, क्लास 9th का जो सेल वाला चैप्टर है उसको भी दिमाग में एक बार आप फोल्ड करके रखिएगा, वो सब चीज़ें काम आएंगी। तो देखिए हमारा जो पहला टॉपिक है या इस चैप्टर का जो नाम है वो है लाइव प्रोसेस। और इसके बारे में ही आज हम लोगों को अच्छे से डिटेल में जानना है और पढ़ना है। तो हमारा चैप्टर का नाम है लाइव प्रोसेस और ये बेसिकली क्लास 10th के लिए है। ऐसे तो जनरल साइंस वाले सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो आज का जो ये चैप्टर है क्लास 10th का लाइव प्रोसेस, इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे। क्या है लाइव प्रोसेस, क्या है लाइफ, क्या है लिविंग बींग्स, क्या है नॉन लिविंग बींग्स, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये जानेंगे। लेकिन अभी इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसको हम लोग डिटेल में जान लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहले देखिए इस चैप्टर के नाम को ही क्लैरिफाई कर लेते हैं हम लोग, इसको डिफाइन कर लेते हैं कि लाइव प्रोसेस ये चैप्टर हमारे क्लास 10th के बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर में क्यों दिया गया। लाइफ क्या है? तो देखिए आपको पता होगा कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट में बच्चों बेसिकली 2 तरह के थिंग्स हैं हमारे पूरे सराउंडिंग में, पूरे अराउंड में 2 ही तरह के मैटर हैं, एक है लिविंग और दूसरा है नॉन लिविंग। अगर हम बायोलॉजी के रेफरेंस में बोलें तो देखो फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री अलग बातें कहता है, उसकी अलग टर्म्स होते हैं, मीनिंग सबका एक ही होता है। जैसे देखिए बायोलॉजी जो है बच्चों क्या कहता है, सेल कहता है। सेल का मतलब होता है लाइफ का एक यूनिट पार्ट, एक यूनिट। उसी तरह जो हमारा फिजिक्स होता है वो भी सेल ही बोलता है, लेकिन उसके सेल का स्पेलिंग अलग होता है, वो ये होता है, वो भी सेल कहता है। मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एटम है, तो उसमें जो सेल है, जैसे कि मान लीजिए कोई एटम है और इस एटम का ये न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है बच्चों, और इसके ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन। तो इसको वो सेल टर्म यूज़ किया जाता है, एटम यूज़ किया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, एक मैटर का यूनिट है। तो उसी तरह हमारे लाइफ का भी एक यूनिट होता है जिसका नाम होता है सेल। और आप क्लास 9th में पहला चैप्टर ये पढ़े होंगे बच्चों, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो बायोलॉजी भी सेल की ही बात कर रहा है, फिजिक्स भी सेल की ही बात करता है बच्चों, और केमिस्ट्री में भी उसी तरह बातें होती हैं। तो यहाँ पे यूनिट की बातें हो रही थी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी मैटर का क्या यूनिट होता है। लेकिन अभी अगर हम बात करें लाइव प्रोसेस में इंट्रोडक्शन की बात, तो देखो बच्चों हमारे पूरे सराउंडिंग में बेसिकली 2 तरह के मैटर हैं। एक मैटर है आपका लिविंग, 2 तरह के ही मैटर हैं, और दूसरा मैटर है आपका नॉन लिविंग। और आपको बता दें बच्चों कि जितने भी लिविंग मैटर हो या नॉन लिविंग मैटर हो, सभी लोग बेसिकली किससे बने हैं, सभी लोग बेसिक एलिमेंट से बने हैं। केमिस्ट्री अगर केमिकल एनालिसिस करें, उसका रासायनिक विश्लेषण करें, तो केमिस्ट्री के रेफरेंस में देखें अगर,
तो जितने भी लिविंग हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसियस फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, सारे मैटर कैसे बने? बेसिक एलिमेंट से बने। बेसिक एलिमेंट्स क्या है बच्चों? तो आपको बता दें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तो आपके बेसिक एलिमेंट्स है। सभी लोग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ही बने हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग बींग्स हो। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे बात आती है कि सभी जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बने हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सभी कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं, या कह सकते हैं कि फिजिकल लॉज को अप्लाई होता है सबके ऊपर। फिजिकल लॉ की बात करें तो फिजिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब पे अप्लाई होता है। फ्रिक्शन लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब पे अप्लाई होता है। तो कुछ फिजिकल लॉज हैं वो भी सब में कॉमन है। तो अब बात आती है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एज अ क्लियर फॉर्म, इन अ क्लियर फॉर्म। क्लियर फॉर्म में हम लोग कैसे क्लियरिफाई कर पाएंगे या डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं। तो आप सभी लोग, बहुत सारे बच्चे जो हमारे जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से, जो इस वीडियोस को देख रहे होंगे, वो लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बता दें बच्चों कि कुछ स्पेशल लाइफ के या लिविंग थिंग से कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ये फॉलो करते हैं, इनमें हो रहा है तो ये लिविंग होंगे, अगर वे कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें नहीं हो रहा है तो ये नॉन लिविंग थिंग्स होंगे। तो कुछ लाइफ के बेसिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि विच मैटर इज द लिविंग थिंग्स एंड विच मैटर इज नॉन लिविंग थिंग्स। तो देखो बच्चों, लिविंग थिंग्स की बात करें तो क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं, यहाँ आप लिख दे रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं लिविंग थिंग्स के? सबसे पहले होता है बच्चों रिस्पिरेशन। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं? रिस्पिरेशन करते हैं। ओके, फिर दूसरा इसमें होता है सभी लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए, उस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? न्यूट्रिशन करना पड़ता है। फिर इसके बाद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने बॉडी में न्यूट्रिशन के बाद एक्सक्रीशन भी करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, ये रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। फिर इसकी बात करें तो आपका इसमें रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन। तो देखिए ये सब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे गए ना, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सब होते हैं। लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, जैसे कि आपके रूम में आपका जो है फ़ैन हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंस हैं, मोबाइल हो गया, 4 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर हो गया, सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स में ये सब कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पिरेशन नहीं करता बच्चों, न्यूट्रिशन नहीं करता, एक्सक्रीशन नहीं करता, रिप्रोडक्शन नहीं करता, और दूसरा चीज़ जिसमें और अगर हम जो ऐड करें तो इसमें आप बोल सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, हाँ, डाइजेशन भी इनमें होता है इनके बॉडी में। तो बताइए, डाइजेशन अगर हो रहा है तो डाइजेशन तो इसमें तो नहीं होता है, ये भी डाइजेशन नहीं करते हैं, तो ये आपके नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। तो आपको क्या बताना था कि इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे लाइफ की। तो लाइफ क्या है, मतलब लिविंग थिंग्स क्या है, ये जानना है आपको ज़रूरी था। इसीलिए हमने, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप तो पहले से ही जानते हैं बच्चों, लेकिन आपको फिर भी हमने एक बार आपको रिकॉल करा दिया, याद दिला दिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर हैं या लिविंग थिंग्स हैं तो वो ये सारे फंक्शंस करेंगे, ये सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ उनके बॉडी में परफॉर्म होंगे। और जिनकी बॉडी में ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं होंगे उनको हम लोग नॉन लिविंग मैटर के रूप में कैटेगराइज करते हैं, और जिनमें ये प्रोसेस होगा उनको हम लोग लिविंग मैटर में क्लासिफाइड करते हैं और कैटेगराइज करते हैं। तो ये बातें अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये आपको जानते होंगे आप लोग। तो देखिए, अभी ये बातें हमने क्यों बताया, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ क्या है पहले ये तो जान लो। तो लाइफ, जो लोग ये प्रोसेस करेंगे, जो भी ये लोग फंक्शन करेंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही क्या कहलाता है? लाइफ। और लाइफ के लिए, इस अर्थ पे अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी फंक्शन हम लोग अपने बॉडी में परफॉर्म कराते हैं, चाहे वो एज ए सिंगल सेल के रूप में हो रहा हो, चाहे पूरे मल्टी सेलुलर बॉडी के रूप में हो रहा हो, वही क्या कहलाता है बच्चों? लाइफ कहलाता है। तो ये लाइफ अगर आप जान लिए तो लाइफ को इस अर्थ पे सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़, जो भी बेसिक फंक्शन कराए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लाइफ प्रोसेसेस। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अब लाइफ प्रोसेस का क्या बेसिक डिफरेंस है, तो आप बताएंगे लाइफ प्रोसेस इज डिफाइंड एज
द परफॉर्मिंग, डिफाइंड एज द performing all basic function, all basic biological activities, performing all basic biological activities और functions, जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं या फंक्शंस हैं उनको जो लोग करते हैं, तो आप बताएंगे डिफाइंड एज द परफॉर्मिंग ऑल बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और फंक्शंस बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सस्टेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ, अपने लाइफ को इस अर्थ पे रखने के लिए, जिंदा रखने के, टू सस्टेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। ये क्या कहलाता है बच्चों? यही हमारा होता है इंट्रोडक्शन होता है, इसी को कहते हैं डेफिनेशन लाइफ प्रोसेस का, कि जितने भी बेसिक फंक्शन हैं हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं। अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि अभी बेसिक फंक्शन क्या है, आपके मन में आ रहा होगा कि सर कौन सी बेसिक फंक्शंस जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं इस अर्थ पे, सस्टेन करते हैं इस अर्थ पे। तो इस अर्थ पे अपने स्पीसीज की ग्रोथ के लिए, अपने स्पीसीज के पॉपुलेशन को ग्रोथ कराने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, वो कोई न कोई बायोलॉजिकल फंक्शन उनको करना जरूरी होता है, जितने भी बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं। तो अब आपके मन में आ रहा हो कि ये कौन कौन से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, तो देखो इनको हम लोग मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। अपने बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है हमें। अगर हम अपने बॉडी को मेंटेन नहीं करेंगे, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो मेंटेन नहीं करेंगे बच्चों, तो इस अर्थ पे, इस अर्थ के सराउंडिंग में जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एडवर्स हो जाएगा। उस इन्वायरमेंट में हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है सन से, आप पूरा सोलर सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे, तो जब से अर्थ का उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुई है, तब से लेके अब तक हमारे इन्वायरमेंट में क्लाइमेटिक और वेदरिक बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमेशा क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, इन्वायरमेंट में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। तो इन्वायरमेंट में ये जो बदलाव हो रहा है ना, इस चेंज के रिफरेंस में, इस चेंज के रिस्पॉन्स में हमारे इस अर्थ पे रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एडाप्टेबिलिटी डेवलप करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं। क्यों मेंटेन करते हैं? अगर वो मेंटेन ना करें तो वो इन्वायरमेंट उनके लिए क्या हो जाएगा? एडवर्स हो जाएगा। और वह इन्वायरमेंट अगर हमारे लिए एडवर्स हो गया तो वो पर्टिकुलर स्पीसीज इस अर्थ से क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि आज के जब मान लीजिए जब उस समय था ये डायनासोर जब रहा करते थे, ठीक है, तो डायनासोर जब इस अर्थ पे थे, प्रेजेंट थे, तो उस समय हमारे अर्थ का एनवायरनमेंट कुछ और था। आज के समय में हमारे अर्थ का एनवायरनमेंट कुछ और है। तो आज के रिफरेंस में, आज के टाइम के रिफरेंस में अगर देखा जाए तो आज के टाइम में हमारे अर्थ का जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी बॉडी को ढालना पड़ता है, अपने बॉडी को एडाप्टेबल बनाना पड़ता है, एडाप्टेबिलिटी डेवलप करना पड़ता है। तो बच्चों इसी वजह से इस पूरे डेफिनेशन में आपको हमें ये समझाना है कि लाइफ प्रोसेस मतलब इस अर्थ पे अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, इसमें लिखा है बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सस्टेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमें सिर्फ ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी ही नहीं करना पड़ता है, अपने बॉडी को मेंटेन भी करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे आप लिखेंगे कि लाइफ प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड मेंटेनेंस प्रोसेस। इसे और क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग मेंटेनेंस प्रोसेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस प्रोसेस। तो ये हमारे अर्थ पे जिंदा रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर अपने बॉडी को वो मेंटेन ना करें बच्चों, तो तुमको सच बता दें वो उनकी स्पीसीज इस अर्थ से ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो अब हमको मेंटेन क्या करना होता है? तो क्लास 9th का टॉपिक याद करिए बच्चों कि क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि अगर हमें अपने बॉडी को मेंटेन करना है बच्चों, तो हमें किसे मेंटेन करना होगा? अपने सेल को मेंटेन करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पूरी बॉडी में सेल ही तो है, पूरी बॉडी में सेल ही है जो एक यूनिट के रूप में काम कर रहा है। और वो कई सारी सेल जब मिल जाती हैं तो उनका कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शन हो जाता है, तो टिश्यू बन जाता है। तो ये सब बातें आप जानते हैं।
तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस पे बताएंगे, आपको समझाएंगे कि अगर पूरी बॉडी को मेंटेन करना है, मतलब अपनी पूरी लाइफ को मेंटेन करना है, तो एग्जैक्टली अगर सही देखा जाए, एक्चुअल में देखा जाए, तो एक्चुअल में हमें अपने सेल को मेंटेन करना होगा। तो सेल को मेंटेन करने का मतलब सेल को जिंदा रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो फिर से क्लास 9th में याद करिए, प्रोटोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की फिजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। तो अगर हमें अपने लाइफ को मेंटेन करना है तो किसे मेंटेन करना होगा? सेल को। और सेल को मेंटेन करना है तो किसे मेंटेन करना होगा बच्चों? सेल के अंदर का जो लिविंग कंटेंट है, जो उसका फ्लूइड है, जो उसका मैट्रिक्स है, उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो हमें प्रोटोप्लाज्म को मेंटेन करना होगा। तो चलिए ये बातें हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेंटेनेंस प्रोसेस भी कहते हैं हमारे लाइफ प्रोसेस को। अब ऐसी कौन कौन सी, अब यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे यूज किया गया बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। अब ऐसी कौन कौन सी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को करना ही जरूरी है? अगर वो नहीं करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस अर्थ पे। तो चलो उसे भी देख लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए हों तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे फिर से हम लिख दे रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग मेंटेनेंस प्रोसेस कहते हैं, मेंटेनेंस प्रोसेस। तो ये डेफिनेशन आप सभी लोग इनको नोट कर लीजिए बच्चों, और नोट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तब, और इसे हम इरेज कर देते हैं। तो सभी लोग नोट अगर कर लिए हों तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं और आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे बायोलॉजिकल फंक्शन हैं, ऐसे कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं जिन्हें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को करना जरूरी होता है, परफॉर्म करना जरूरी होता है। अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो इस अर्थ पे वो सर्वाइव करने के अधिकारी नहीं हैं। और आपने पढ़ा होगा, चार्ल्स डार्विन ने कहा था, उनका रूल क्या कहता है? हमारा जो नेचर, हमारा जो प्रकृति है वो कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे मस्त है, जो सबसे तंदुरुस्त है, हेल्दी है, वही सर्वाइव कर सकता है, बाकी सब लोग नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं? तो देखो, इसमें सबसे पहले होता है न्यूट्रिशन, जो इस टॉपिक पे आपको पढ़ना है बच्चों। ये सारे पढ़ने हैं। तो आपको बता दें, क्लास 10th के सीबीएसई में जो आपका साइंस में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, उसमें तो बेसिकली 4 ही हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा लाइफ प्रोसेस हैं। तो बेसिकली आपको 4 ही पढ़ने हैं। उसमें न्यूट्रिशन है, दूसरा है रेस्पिरेशन। अब आपके मन में आ रहा होगा सर न्यूट्रिशन क्या है? तो देखो, इसको हम जनरल वे में थोड़ा समझाते हुए चलते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस, या कह सकते हैं कि वर्किंग एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, एंड इन विच द प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो फूड को ऑब्टेन करने के लिए कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई मोड अप्लाई करते रहते हैं। तो डिफरेंट मोड्स के द्वारा जब हम लोग न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए, नॉरिशमेंट का मतलब था भरण पोषण, अपने बॉडी को पोषित करने के लिए, न्यूट्राइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग न्यूट्रिशन को पाने के लिए फूड लेते हैं। क्यों? क्योंकि फूड इज़ द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन। तो आप बताएंगे ऑब्टेनिंग फूड। तो फूड को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है? हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब है ऑब्टेनिंग द फूड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर मेंटेन देयर लाइफ, फॉर मेंटेन देयर बॉडी, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन सभी लोग समझ गए होंगे, ये भी पढ़ना है आपको इस चैप्टर में, ये समरी है इसका। फिर इसके बाद है रिस्पिरेशन। तो आप न्यूट्रिशन कर लिए बच्चों, खाना खा लिए, जब पेट में खाना आपने ठूंस लिया तो आपके पेट में खाना भर गया। तो अब बताइए कि अब वो खाना तो एनर्जी अपने आप देगा नहीं, उसको रेस्पायरेट करना होगा, उसको क्या करना होगा बच्चों? ऑक्सीडाइज करना होगा। बिना ऑक्सीडाइज किए वो आपको एनर्जी नहीं देगा। तो एनर्जी देने के लिए जब हम लोग फूड को क्या करते हैं, जो हमने फूड लिया था अपने सराउंडिंग से, जब उसको हम लोग क्या करते हैं? वो करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो आप बताएंगे कि ऑक्सीडाइज द फूड फॉर प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल एनर्जी। हम लोग जब बायोलॉजिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए फूड को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ऑक्सीडाइज द फूड फॉर प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसी को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो आपको ये समझ में आ गया सभी लोगों को रेस्पिरेशन समझ में आया। कि अब देखिए, इसमें ना आपको जनरल इन्फॉर्मेशन है बस, और कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें बस जनरल बातें ही हम बता रहे हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये अभी फ़िलहाल हम लोग जनरल बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इसके बाद है आपका अगला ट्रांसपोर्टेशन भी करना ज़रूरी होता है। ये भी एक लाइफ प्रोसेस ही है।
सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, चाहे वो मल्टी सेलर हो, यूनिसेलर हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबको करना जरूरी है। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो जिससे कि हमने फूड को ऑक्सीडाइज कर लिया, फूड को डाइजेस्ट कर लिया, फूड को ऑब्टेन कर लिया, तो उस फूड से जो हमें एनर्जी मिलेगा, जो मिनरल्स मिलेगा, जो प्रोटीन मिलेगा, उसको क्या करना होगा, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो आप बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसेंशियल मटेरियल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसेंशियल मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी। जब हमारे पूरे बॉडी में इसेंशियल मटेरियल्स को थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैरी करते हैं, कैरी कहाँ से कहाँ करते हैं, उसके अवेलेबिलिटी से उसके रिक्वायरमेंट पे करते हैं। जैसे हमें कह दें कि हमारे किचन में हमको सब्जी की रिक्वायरमेंट है, सब्जी हम लोग डेली खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो वो अनाज तो हमारे किचन में पैदा होता नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ होती है, फार्मर्स के खेतों में होती है बच्चों। तो जो फार्मर का फील्ड है ना, फील्ड जो है उसका अवेलेबिलिटी है वहाँ पे, और उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे, हमारे किचन में है। तो वहाँ से उठा के हमारे किचन तक कौन लेके आता है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम लोग लेके आते हैं, या तो रेलवेज के द्वारा लेके आते हैं, या आप रोडवेज के द्वारा लेके आते हैं। रोडवेज मतलब ट्रक से लेके आते हैं, फोर व्हीलर से लेके आते हैं, चाहिए से भी लेके आते हैं, या तो एयरवेज से लेके आते हैं। तो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। उसी तरह हमारे बॉडी में जो इसेंशियल मटेरियल्स है ना, उसकी अवेलेबिलिटी कहीं और होती है, उसकी रिक्वायरमेंट कहीं और होती है। तो आप बताएंगे टू कैरी द इसेंशियल मटेरियल्स फ्रॉम सिंक टू सोर्स। सिंक टू सोर्स का मतलब, सिंक का मतलब होता है जहाँ पे, सॉरी, फ्रॉम सोर्स टू सिंक होता है, सॉरी, इसमें क्या होगा, सोर्स से हम लोग सिंक की तरफ ले जाते हैं, सोर्स टू सिंक। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये सिंक क्या है, तो देखो सोर्स का मतलब होता है कि जहाँ पे किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी हो, उपलब्धता हो। तो सपोज करिए कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन बहुत सारा भरा हुआ है, तो लंग्स हमारा क्या है, ऑक्सीजन का सोर्स है, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को है। तो हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल को है उसकी रिक्वायरमेंट। तो सेल इज द सिंक ऑफ द ऑक्सीजन। सेल को किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की। क्यों, क्योंकि उसको क्या करना है, फूड को ऑक्सीडाइज करना है। तो आपको पता है बच्चों, जब फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीजन वहाँ पे कंज्यूम होता है, और एज ए बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, CO2। तो जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है उसको सिंक कहते हैं, और जहाँ पे उसकी उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, उसे सोर्स कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब वही है, सोर्स से सिंक तक चीज़ों को पहुँचाना, मटेरियल्स को पहुँचाना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो इसे भी आप नोट करते रहिएगा। और देखिए ये बातें हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का समरी है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये बता रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स हो गया, एक्सक्रीशन, और इसके बाद है लास्ट में एक्सक्रीशन, सॉरी इसके आपके चैप्टर में एक्सक्रीशन लास्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं लाइफ प्रोसेस में। तो चार तो आपके पहले चैप्टर में ही पढ़ने लाइफ प्रोसेस में, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये चार तो हो गए जो आपके क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है बायोलॉजी के। इसके अलावा कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं जो आपको आगे के चैप्टर में पढ़ना होगा, या तो अगले क्लास में पढ़ना होगा बच्चों, लेकिन पढ़ना तो है, किसी भी हाल में आपको पढ़ना ही है। तो इसमें है आपका, इसके अलावा जो आपके इस चैप्टर के बाहर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगला है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस के रिस्पांस में जो हम लोग रिएक्शन देते हैं ना, वही हमारा क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आप बताएंगे कि जितने ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द चेंजेस ऑफ द इन्वायरमेंटल अफेक्ट या इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। जो इन्वायरमेंट में होने वाला स्टिमुलाई है, जो चेंजेस है, जो बदलाव है, जैसे कि ठंडी का मौसम आता है तो हम लोग वुलन क्लॉथ पहनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कॉटन वाले क्लॉथ पहन के नंगे दौड़ते हैं पूरे मार्केट में, ऐसा नहीं है बेटा। हम लोग ठंडी का मौसम आते ही हम लोग को फील होने लगता है कि अब हमारे इन्वायरमेंट में जो क्लाइमेट है वो विंटर सीजन का है, ठंडी लगने वाला है, तो हम लोग वुलन क्लॉथ निकाल लेते हैं। ठीक है, गर्मी के मौसम में जब गर्मी लगने लगता है, समर सीजन में हम लोग कॉटन के कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं। क्यों? ये हमें पता कैसे चलता है? ये हमें पता चलता है हमारे स्टिमुलाई के द्वारा। हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे बॉडी को सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो हमें वो करते हैं, बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, और उस बदलाव के रिस्पॉन्स में आपको अपने बॉडी में भी बदलाव करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक ना। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स
अपने सराउंडिंग में जो भी इरिटेबिलिटी होता है, इरिटेबिलिटी का मतलब जो सेंसेशन हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके रिस्पांस में जो भी कुछ हम लोग रिएक्शन देते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? उसी को कहते हैं हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आपके मन में आ रहा हो क्या सर सिर्फ एनिमल्स ही करते हैं? नहीं बच्चों, प्लांट्स भी करते हैं। आपको याद दिला दें, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं प्लांट्स में, कि प्लांट्स के बॉडी में एक प्लांट होता है, प्लांट्स के स्पीसीज में एक प्लांट होता है, इसका नाम है मिमोसा प्यूडिका। क्या कहते हैं उसको? मिमोसा प्यूडिका। आप कहेंगे सर ये इतना खतरनाक नाम कहाँ से आ गया? मिमोसा प्यूडिका क्या है बच्चों? ये इसका बॉटनिकल नेम है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लाजवंती, और वैसे हम लोग नॉर्मल व्यवहारिक लैंग्वेज में या व्यवहारिक आपकी भाषा में क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं छुई मुई। क्या बोलते हैं? छुई मुई। उसको छुएंगे वो मर जाएगा, छुआ मर गया। तो ये मरता नहीं है, उसका सेंसेशन होता है। जिसे मिमोसा प्यूडिका जितने भी आपके जो वाटर के बॉडीज़ होते हैं, वाटर बॉडीज़ जैसे पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास जो नमी वाला एरिया होता है ना, तो मॉइस्चर एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है। तो उसके एरिया में ये मिमोसा प्यूडिका होता है। इसको हिंदी में लोग कहते हैं लाजवंती। जैसे इसको हम लोग टच करते हैं, वो अपने पत्तियों को क्या कर लेता है? सिकोड़ देता है। और जब उसे ये फील होता है कि हमारे आसपास खतरा नहीं है, खतरा टल गया है, तो अपनी पत्तियों को फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस लेके आता है। ये सब क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी आपको पढ़ना है। इसी तरह हमारे एनिमल्स की बॉडी में है। एनिमल्स की बॉडी जैसे आपके पैर में कांटा चुभ जाता है तो आप उस पर डांस तो करते नहीं हो बेटा, तुरंत अपना पैर खींच लेते हो आप। जैसे आपको पैर में कांटा चुभता है या आपका हाथ किसी हॉट चीज़ से टच हो जाता है, अपना हाथ तुरंत फट से खींच लेते हो आप। दिस इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है हमारे वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में होने वाला कोई भी परिवर्तन, होने वाले किसी भी चेंज के अगेंस्ट जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, वही हमारा क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड अगला हमारा जो है, इसके बाद जो अगला लाइफ प्रोसेस है जो हमें जानना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये उतना इसेंशियल नहीं होता है। ये देखो, एक होता है लाइफ में इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब रेस्पिरेशन आप नहीं करोगे मर जाओगे, आप न्यूट्रिशन नहीं करोगे काम खत्म हो जाएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे आपका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करोगे तो ऐसा तो नहीं कि आप मर जाओगे, जिंदा रहोगे, बस तुम्हारी स्पीसीज का जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये नॉन इसेंशियल है, लेकिन ये भी लाइफ प्रोसेस है। तो इसका क्या है नाम? रिप्रोडक्शन। ये हमारा है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है उतना इसेंशियल नहीं होता है, लेकिन ये भी लाइफ प्रोसेस है। अपने स्पीसीज की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो क्या करना पड़ता है? सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स को रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। लेकिन किसी इंडिविजुअल के रेफरेंस में रिप्रोडक्शन मस्ट नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो ऐसा नहीं कि वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो जिंदा रहेगा, लेकिन उसकी स्पीसीज धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो ये रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं प्रोडक्शन ऑफ द न्यू यंग वंस टू देयर ओन काइंड्स। जब अपने ही तरह हम लोग अपने नए यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, उससे क्या कहते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। आप लोग इसको पढ़ेंगे आगे, क्लास 10 में ही पढ़ना है। फिर इसके बाद अगला है आपका मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन अगला है इसमें, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब ये क्या होता है? ये भी लाइफ प्रोसेस है क्या? बिल्कुल है। जैसे देखिए, मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे हिल डुल के पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना, तो ये मूवमेंट है। लेकिन यहाँ से उठ के हम चले गए कहीं और, मान लीजिए यहाँ पे हम हैं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर चले गए, या आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर चले गए, घर से बाहर निकल गए। दिस इज़ द लोकोमोशन। तो ये बताइए कि क्या प्लांट्स भी लोकोमोशन करते हैं? तो आंसर होगा नहीं, प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते हैं, सिर्फ एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं। क्योंकि प्लांट्स में मूवमेंट होता है, प्लांट्स की पत्तियां हिलती डुलती हैं, उसकी टहनियाँ हिलती डुलती हैं, लेकिन प्लांट्स ऐसा नहीं कि एक जगह पे जहाँ पे है वहाँ से उठ के कहीं और चला जाए। प्लांट एक ही जगह फर्म रहता है, वो मूवमेंट तो कर सकता है लेकिन लोकोमोशन नहीं कर सकता है। प्लांट के अलावा जो और बॉडीज़ होती हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों। इसके बाद आपको बेसिकली ये सब तो हमने बता ही दिया, सब हो गए। इसमें 4 उधर बताया हमने जो आपको पढ़ना है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद 3 इधर है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन और मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये आपकी बेसिक लाइफ प्रोसेस है जो इस पूरे साइंस में आपको पढ़ना है, बायोलॉजी के पार्ट में, ठीक ना। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब लाइफ प्रोसेस क्या है ये हमने बताया आपको। लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो मस्ट होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स को करने के लिए, ये भी आपको बता दिया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा तो उसको हम लोग मेन टॉपिक शुरू करते हैं न्यूट्रिशन पे। हमारा जो अगला टॉपिक हो न्यूट्रिशन, यही हमें पढ़ना है। इस चैप्टर का मेन टॉपिक ये है। अभी तक तो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि लाइफ प्रोसेस क्या है और क्या है। अच्छा, एक चीज़ और, न्यूट्रिशन शुरू करने से पहले आपको मेंटेनेंस बता दें, कैसे मेंटेनेंस प्रोसेस होता है। लाइफ प्रोसेस में मेंटेनेंस प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम लोग मेंटेन करते हैं अपने बॉडी को जिंदा रखने के लिए।
तो ये मेंटेनेंस प्रोसेस जान लीजिए थोड़ा सा कि मेंटेनेंस किसका करना होता है। तो मेंटेनेंस प्रोसेस में आपको करना है प्रोटोप्लाज्मिक मेंटेनेंस। क्या करना है? प्रोटोप्लाज्मिक मेंटेनेंस। प्रोटोप्लाज्म का ही मेंटेनेंस होता है, इसे हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मेंटेनेंस। अब आपके मन में आ रहा होगा ये प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो क्लास 9th में आप याद करिएगा बच्चों कि बताया था हमने कि मान लीजिए कोई सेल है और इस सेल का एक रॉ डायग्राम है और इसमें ये सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इस सेल के सेल मेम्ब्रेन ये है और बीच में ये न्यूक्लियस है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, आप सभी लोग जानते हैं। वैसे भी एक बार हम बस आपको रिकॉल करा रहे हैं। ये इसका न्यूक्लियस है और इसके सेंटर में सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक सेमी लिक्विड मटेरियल भरा होता है, सेमी सॉलिड होता है, फ्लूइड मटेरियल होता है। तो इस फ्लूइड मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? इस फ्लूइड का ही नाम है प्रोटोप्लाज्म। और आपको याद होगा बच्चों हमने क्लास 9th में पढ़ाया था, आप चाहे जैसे भी पढ़े हों, वैसे हम तो जानते हैं कि क्लास 9th में पढ़ाया जाता है कि प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है। इसका केमिकल एनालिसिस करेंगे तो आपको बता दें इसमें 70 to 80% क्या होता है? वाटर होता है और बाकी जो होता है 20 to 30% इसमें अदर सॉल्यूट्स होते हैं। अदर सॉल्यूट्स का मतलब क्या है कि इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, इसमें प्रोटीन हो सकता है, सॉल्यूट्स में मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब अगर इसमें डिज़ोल्व फॉर्म में है तो ये आपका सॉल्यूट कहलाएगा। जैसे कि आप जानते हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट जिसमें हम लोग किसी चीज़ को घोलते हैं और सॉल्यूट जिस चीज़ को घोलते हैं उसे सॉल्यूट कहते हैं, ठीक ना। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर तैयार कर देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? सोल्यूशन कहलाता है। तो सोल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट जिसको हम लोग घोलते हैं, सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। जैसे शुगर है, शुगर को आपने वाटर मिला दिया तो शुगर इज़ द सॉल्यूट एंड वाटर इज़ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखिए 70 से 80% क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, मतलब वाटर होता है। जैसा कि आप जानते हैं वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये सब है बच्चों, इसी को मेंटेन करना पड़ता है हमें, प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म को मेंटेन करने के लिए हमको ज़्यादा ज़्यादा वाटर कंज्यूम करना होता है, अपने सेल को मेंटेन करना होता है। अगर ये सब आप करते हैं तो आपका पूरा का पूरा सेल मेंटेन रहेगा और आपका पूरा सेल मेंटेन रहेगा तो आप जैसा कि जानते हैं हमारा पूरा बॉडी किससे बना है बच्चों? सेल से बना है। तो हमारा सेल भी मेंटेन रहेगा। तो सेल को मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा आपको वर्कआउट करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, पानी पीना होगा, दारू नहीं पीना होगा, ठीक ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले टर्म पे मिलेंगे। तो अगले क्लास में बच्चों आपको ये नोट कर लीजिएगा, इसके बाद अगले क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे न्यूट्रिशन। तो हमारा अगला टॉपिक होगा इसी चैप्टर का न्यूट्रिशन। तो इसको आपका होमवर्क है बच्चों, इसको पढ़ के आइएगा कि व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के बारे में आप डिटेल में एक बार आप घर से पढ़ के आएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले टर्म में मिलते हैं हम लोग तो फिर पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।